नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं वाटर की। वाटर यानी जल। जल एक बहुत ही जरूरी, उपयोगी, ये कहें महत्वपूर्ण, इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, ना पौधों की जिंदगी है। तो जल एक बहुत महत्वपूर्ण नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन है। पूरे जमीन, पूरे भूपृष्ठ देख लीजिए, उसका मतलब हमारे पूरे ग्लोब को देखें तो 3/4 भाग पानी से भरा है, ढका हुआ है। इसीलिए हम अपने ग्लोब को, हम अपनी पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, जल ग्रह भी कहते हैं। तकरीबन 3.5 अरब 3.5 बिलियन वर्ष पहले जीवन ये कहां से शुरू हुआ था? जिंदगी की शुरुआत इन्हीं महासागरों में हुई थी। आज भी जो महासागर है उसने 2/3 भाग पूरा ढका हुआ है पृथ्वी को। महासागरों का जो जल है वो लवणीय है, और महासागर में बहुत सारे एक्वेटिक या कहे प्लांट और एनिमल महासागर में भी मिलते हैं। ओशन वाटर सलाइन है। सलाइन का मतलब होता है लवणीय, नमकीन। अगर आप कभी समुद्र में गए हो और आपने कहीं बीच वगैरह में नहाने की कोशिश की हो तो जो पानी आता है बहुत ज्यादा नमकीन होता है, और ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, पेट खराब हो जाएगा अगर आप इसको पिएंगे तो। फ्रेश वाटर जो साफ पानी है, ये केवल जिसे कहें अलवणीय जल, साफ पानी, फ्रेश वाटर, ये मात्र 2.7% है। और इस 2.7% जो साफ पानी है, इसका भी 2.7 का भी 70%, 2.7 का भी 70% ये बर्फ है, आइस शीट, ग्लेशियर। इसका मतलब ये चादरों, बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। कहां है? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, पर्वतीय प्रदेशों में। और ये जगह आप नहीं पहुंच सकते, यानी ये मनुष्य या मेरे और आपके पहुंच के बाहर है। तो 1% केवल जल हमारे पास अवेलेबल है, केवल 1% जल हमारे पास मानव उपयोग के लिए अवेलेबल है, या ये कहें अलवणीय है। यह जो जल है वो कहां मिलता है हमें? यह जल हमें मिलता है नदियों में, झीलों में, और जो वायुमंडल है उसमें जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जितना भी पानी है, 100% अगर पानी है तो उसमें केवल 2.7% इतना है जो हमारे लिए है पीने योग्य। केवल इतना हम पी सकते हैं, और इसका भी 2.7 का भी, इस 2.7 का 70% ये बर्फ है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि आइस शीट या ग्लेशियर फॉर्म में है, बर्फ की चादरों जैसा है। केवल 1% जो है वो हमारे पीने योग्य है। ओनली 1 इज टू बी टेकन एज अ वाटर, इसको हम पी सकते हैं केवल, और बाकी जगह जो ये सब मैंने बताया वो इनएक्सेसिबल है। जैसे मैंने बताया कि ये कहां कहां मिलता है 1% पानी, ये मिलेगा आपको रिवर में, ये मिलेगा आपको लेक में, यानी जल में, जल जो है वो नदियों में, झीलों में, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है, वहां मिलेगा आपको। अब कुछ चीजें आप बता दूं कि 1975 में जो पानी जितना हम कंज्यूम करते थे वो था 3850। पूरे विश्व के लोग जो पानी पीते थे वो था 3850 CU, क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, CU किलोमीटर पर ईयर। अब अगर हम आज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 6000 करीब हो गया है। 2000 साल की बात करें, 2000 की अगर मैं आंकड़ा ले लूं, 1975 में क्या था और 1975 से 2000 में क्या हो गया। अगर एक नल है आपका और उसमें टप 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 पानी गिर रहा है, ये जो ड्रिपिंग वाटर कहते हैं इसको, यानी एक बहता हुआ नल, एक टपकता नल, एक साल में 1200 लीटर पानी खराब कर देता है, व्यर्थ कर देता है। इसलिए जो फ्रेश वाटर है, जिसे हम अलवणीय जल कह रहे हैं, ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा मूल्यवान पदार्थ है। सोना चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान पदार्थ क्या है? सबसे प्रीशियस क्या है? अलवणीय जल, साफ पानी, फ्रेश वाटर। पृथ्वी में जितना जल है उसको ना बढ़ाया जा सकते हैं आप, ना घटा सकते हैं, जितना है उतना है। इसकी जो कुल मात्रा है, जैसे x मात्रा है वो इतनी रहेगी, x -1 नहीं होगी, x +1 नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। ये अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जहां पर वाष्पीकरण होता है, जैसे वाटर वेपर बन रहा है, या ये कहें जहां पर वर्षण हो रहा है, जो बाकी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके कारण ये अलग अलग जगह मिलता है। जैसे महासागर में मिलेगा,
वायु है, भूमि है, फिर से महासागर में आ जाता है। इसको हम जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं इसको। तो मैं जरा आपको जल चक्र बता दूं जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है? अब ये देखिए, ये समुद्र है, यहां से सूरज की गर्मी से भाप बनी, जैसे ये भाप बनी बादल बन गए, बादल गए हवा के मूवमेंट से, और फिर जहां ये कंडेंस हो गए, मान लीजिए यहाँ पहाड़ आ गया या कंडेंसेशन हो गया, इसमें डेंसिटी बढ़ गई, तो इसने बरसात कर दी। बरसात के बाद ये चले गए झीलों में या नदियों में, और नदियां वापस इसको ले आई पानी में, तो इसे हम कहते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। मनुष्य, हम लोग पानी की बड़ी मात्रा का उपयोग केवल पीने के लिए नहीं करते, बल्कि हम इसका उपयोग करते हैं धुलाई में, नहाते हैं आप इससे, बर्तन धोते हैं, सारे काम इससे करते हैं। इसके अलावा यही पानी हम उपयोग करते हैं कृषि में, एग्रीकल्चर में, यानी कि इंडस्ट्रीज, उद्योगों में, बांधों के जलाशयों के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, विद्युत उत्पादन में। तो जल जहां का जो सोर्स है, जल का सोर्स है, पानी का सोर्स है, उसके सूखने या जल प्रदूषण के कारण जो अलवणीय जल की आपूर्ति है, जिसे हम कहते हैं कि साफ पानी की आपूर्ति, इसकी कमी हो रही है। और इसका और भी एक कारण है, इसके सारे कारण अगर मैं गिनाऊं तो सबसे पहला कारण आता है इसमें जनसंख्या, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। फिर आता है इसमें भोजन और नकदी फसल, जिसे हम क्रॉप कहते हैं, कैश क्रॉप, ये बढ़ती चली जा रही है, इसको लोग ज्यादा बो रहे हैं। और नगरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, नगर में लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, नगर बस रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। इसके अलावा एक और चीज आती है, वो है बेहतर जीवन का स्तर, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो गया। अब लोग बाथ टब में नहाते हैं, शावर में नहाते हैं, और उसी तरीके से पानी का उपयोग करते हैं। तो यहां पर एक संख्या दी गई है कि कितना पानी किस किस चीज के लिए आप कहीं यूज होता है, व्यर्थ तो नहीं कहूंगा मैं, यूज होता है। सवाल उठता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता की समस्या क्या है? आपने कभी वाटर मार्केट का नाम सुना है? वाटर मार्केट, अमरेली एक सिटी है, अमरेली। अमरेली एक शहर है सौराष्ट्र रीजन में, उसकी पॉपुलेशन है करीबन 1.25 लाख। ये पानी खरीदता है, आसपास के जितने भी तालुका है, आसपास के जितने भी गांव हैं, वहां से यहां के लोग पानी खरीदते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, जल उपलब्धता की समस्या है। बहुत सारे ऐसे जगह है विश्व में जहां पर पानी की कमी है। अधिकांश अफ्रीका ले लें, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इसके भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको हो गया, फिर दक्षिण अमेरिका इसके भाग हो गए, और बहुत बड़ा इलाका ऑस्ट्रेलिया, यहां पर अलवणीय जल, साफ वाटर इसकी बहुत कमी है। और ये ऐसे जलवायु वाले प्रदेश हैं जहां पर अक्सर सूखा रहता है, इसलिए जल अभाव रहता है। इस प्रकार जल का जो अभाव है वो मौसमी और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यानी आप तो या तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, या जल स्रोत ही नहीं है, मतलब चीजें ही नहीं है, या आप कंटामिनेशन कर रहे हैं पानी का। ये सारे इसमें फैक्टर हो सकते हैं। तो ये सब बात करने के बाद एक जरूरी बात हो जाती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधनों का हमें संरक्षण करना पड़ेगा। तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल सोर्स, वाटर सोर्सेस, इसकी बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। ये क्योंकि कम हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे कदम हमें उठाने होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि एक जल, वाटर, ये तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी इसका अगर हम अति उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, और हम इसे प्रदूषित कर देते हैं, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, गंदगी कर दी है, तो इसको हम पीने के लिए उपयोगी तो नहीं रहेगा, ये आप इसको वेस्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। या ये कहें कि अगर आप अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड, यानी आंशिक रूप से या अशोधित, शोधन किए बगैर, लैटरिंग यानी कि मल, कृषि रसायन, इनको हम विसर्जित कर देते हैं, या जो औद्योगिक निकाय हैं वहां से बहिस्त्राव, जहां पानी निकल रहा है उद्योगों से, वो सबसे बड़े कंटामिनेशन या ये कहें जल के प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें नाइट्रेट होता है, इसमें क्या होता है, धातुएं होती हैं, मेटल होती है, और ये धातु और मेटल इसमें पीड़कनाशी होता है। ये सब जल को प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और इसमें ऐसे बहुत सारे, मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं कि बहुत सारे ऐसे हैं इसमें कि जो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको ऐसे दिखाता हूं मैं आपको। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब अगर वो शरीर में चले गए तो वो नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर ये जो प्रदूषक है, जो हम प्रदूषण भेज रहे हैं,
जरूरी हो जाता है कि इनको कंट्रोल करें। अगर गंदा पानी छोड़ेंगे आप चाहे किसी जगह से, तो वाटर बॉडीज खराब होंगी और पानी की व्यवस्था आपकी कम रहेगी। वन और वनस्पति आवरण, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जहां पर जंगल लगा देंगे वहां से पानी बहना कम हो जाता है, क्योंकि जंगल रोकता है उसे, और जंगल जब रोकेगा और पानी रुकेगा तो वहीं पे वो अंदर चला जाएगा। इसका मतलब जो भूमिगत जल है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, भूमिगत जल ये पुनः बढ़ता है, वाटर टेबल बढ़ता है। एक और जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की एक सबसे अच्छी विधि है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करें। वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हम जल संग्रहण कहते हैं। अब इस जल का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? खेतों की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। जल रिसाव जो हो रहा है उसके लिए क्या होगा, क्योंकि हमारी नहरें होती हैं, नहरों से पानी आता है हमारे यहाँ। अगर नहरें टूटी हुई है तो पानी जो है वहां से चला जाएगा, रिसाव हो जाएगा। कई जगह होता है हमारा वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए स्प्रिंकलर्स, ये जो स्प्रिंकलर आप देख रहे हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी डालें। और वाष्पीकरण जहां सबसे ज्यादा होता है, वाटर वेपर जब सबसे ज्यादा जहां होता है, वहां पर ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, जिसे हम कहते हैं, इसका नाम है हिंदी में ड्रिप और टपकण विधि, ये सबसे अच्छी है और इससे पानी हम कंजर्व कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं। यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जब हम घर के छत पर बरसात का पानी एकत्र करें, इसको जल का संग्रहण हम कह सकते हैं, और बहुत सारे चीज में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण, इसका नाम दे सकते हैं। 2 घंटे में औसतन देखा जाए तो 2 घंटे की वर्षा एक दौर में, एक समय में 8000 लीटर जल बचाने के लिए हमारे पास काफी होती है। अब मैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करता हूं कि स्कूल के बच्चे ये एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी में आए। अब प्रदर्शनी में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। अब मोना के हाथ में एक थैला था। उसने क्या किया, उसने देखा थैला, तो एक हाथ में देखा थैला, उसने उठाया और उसने कहा, अरे ये तो बड़ा सुंदर हैंडबैग है। तो अध्यापिका कहती है कि ये जूट से बना हुआ है, जूट से। अब उन्होंने कहा कि ये देखो टोकरियां भी हैं साथ में और कुर्सियां भी हैं, ये बेत और बांस से बनी हुई है। तो भारत का पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द मतलब होता है ड्राई, जो ह्यूमिड प्रदेश, वहां पर बांस बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसे हम बैम्बू कहते हैं। अब रेशमी स्कार्फ देख के जैसी बड़ी उत्साहित हो गई। वो कहती है कितना खूबसूरत ये स्कार्फ है। अध्यापिका कहती है कि रेशम कहां से आता है? रेशम कीट, यानी इनसे, सिल्क वर्म से आता है। रेशम कीट से आता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ये शहतूत का पेड़ है जहां पर आप ये रेशम के कीड़े देख रहे हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं और इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इनके बीच बस ये समझ लीजिए एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। एक जगह जहां पर ये तीनों पाए जाते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। एक बहुत नैरो जोन होता है, छोटा जोन होता है, जहां पर आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यानी कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल एक जगह मिलेगा। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। और सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी कि एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट होती हैं। इसी को हम परितंत्र कहते हैं। इसको हम, जैसे मैंने कहा, ये बायोस्फीयर कहलाता है, जहां लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एक साथ मिलता है। और अब जो परस्पर डिपेंडेंसी है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इसे कह सकते हैं, या ये कहें जीवन आधारित तंत्र, इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। परितंत्र, क्या कहते हैं? परितंत्र, इसका नाम परितंत्र है। वनस्पति और वन्य जीवन ये हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। पौधे जैसे आप देखें तो ये हमें क्या देते हैं? ये हमें इमारती लकड़ी देते हैं, इमारती लकड़ी हो गई। प्राणियों को यही पेड़ आश्रय भी देते हैं। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हम सांस जिसे लेते हैं। और फसल को उगाने के लिए, फसल किस पे उगेगी? जमीन पे उगेगी, और जमीन में मिट्टी होती है। तो ये फसल जब उगती है, उसको उगाने के लिए आवश्यक मृदा, इसकी सुरक्षा करते हैं ये पेड़। रक्षक मेखला मैंने आपको दिखाया था, जो शेल्टर बेल्ट्स थी, ये एक तरीके से शील्ड का काम करते हैं। और अगर आगे मैं और बताऊं आपको, तो अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। तो हमें फल, लेटेक्स यानी फ्रूट, नट, लेटेक्स, कार्पिन का तेल, गोंद, औषधि, बहुत सारे औषधीय पौधे होते हैं, कागज भी ये प्रदान करते हैं। पौधे, बहुत सारे इसके उपयोग है, बहुत सारे इसका उपयोग है। यहां पर एक ब्रह्म कमल आप देख रहे हैं, मेडिसिनल हर्ब है। एक ब्लू किंगफिशर आपको दिख रही है, और एक और यहां पर आपको एग्जांपल मैं दूंगा। लेकिन पहले यहां पर हम बात करें कि जो वन्य जीवन है, उसके अंतर्गत, इस वन्य जीवन के अंतर्गत यहां पर जंतु, पक्षी, कीट
और जलीय जीव एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आते हैं। इनसे हमें क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल, ऊन, ये सब मिलता है। अब कई ऐसे कीट हैं जैसे मधुमक्खी है, ये हमें शहद देती है, और जो हमें जब रिप्रोडक्शन होता है, फल जब आते हैं ना, फूलों का रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए मदद करती है, जिसको हम कहते हैं फूलों के परागण, इसमें मदद करती है। और पारितंत्र में अपघटक के रूप में बहुत जरूरी इसका रोल है, डिकम्पोजर के रूप में, डिकम्पोजर जिसे अपघटक कहते हैं। अब चिड़िया क्या खाती है? ये यही खाती हैं, ये कीट इंसेक्ट्स खाती हैं। गिद्ध किसको खाते हैं? जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं। तो एक तरीके से स्कैवेंजर का काम करते हैं, गंदगी हटा रहे हैं, और पर्यावरण शोधक माना जाता है इनको, क्योंकि ये क्लियर कर रहे हैं एनवायरमेंट को। इसीलिए प्राणी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी इस इकोसिस्टम पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में इन हर एक का बहुत बड़ा रोल है। यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा था कि जो वल्चर्स इन इंडिया, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनेक, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन इस जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके उपमार्जन उपरांत, यानी उनके एफर्ट्स टू बैन द ड्रग, क्योंकि लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैप्टिविटी, यहां पर हम जब इसका उपयोग करते हैं तो वल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट वे डाइंग ऑफ किडनी फेलियर, क्योंकि वो उन जानवरों को खा रहे थे, वो जानवर जो डाइक्लोफेनेक ले रहे थे या बाकी एस्प्रिन वगैरह ले रहे थे, उनको ये खा रहे थे, तो ये फिर ये मर रहे थे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। देखिए कहां से कहां पारितंत्र इकोसिस्टम कैसे जुड़ा हुआ है, कहां जानवरों को हम दवाई दे रहे हैं और कहां मर ये वल्चर्स रहे। वल्चर जिसको हम कह रहे हैं, इनका नाम मैंने आपको जैसे बताया कि ये गिद्ध कहलाते हैं, गिद्ध। अब मैं बात करता हूं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो वनस्पति जिसको हम वेजिटेशन कहेंगे, आप वनस्पति की बढ़ोतरी, वृद्धि, ये तापमान और आर्द्रता पे निर्भर होती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। हमारे पूरे वनस्पति को, विश्व की, उसको 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा, यानी वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, इसको हम ऐसे नाम दे सकते हैं। जहां भारी वर्षा होती है वहां पर बहुत विशाल पेड़ उग जाते हैं। इस प्रकार यहां पर जल की आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आपकी आर्द्रता कम होगी, जैसे जैसे जो एनवायरमेंट है उसमें पानी की मात्रा कम होगी, वृक्षों का आकार और उनकी सघनता हमको कम होती मिलती है। सामान्य वर्षा क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष होते हैं और घास उगती है, जिससे विश्व की घास स्थलों का निर्माण होता है, जिसे हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। और कम वर्षा में आ जाए तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत कटीली झाड़ियां और गुल्म इसे कहते हैं, थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स को गुल्म कहते हैं हिंदी में। अब इनकी जड़ें बड़ी गहरी होती है, बड़ी लंबी फैली होती है, और क्योंकि ये बचाना चाहते हैं अपने आप को वाटर वेपर से, क्योंकि वाटर वेपर बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रहा होता है, तो इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और इनकी जड़ें गहरी होती हैं, कांटेदार होती हैं और मोमी सतह वाली होती हैं, मोम जैसी सतह होती है इनकी। फिर आप अगर और जरा शीत ध्रुवीय प्रदेश में चले जाएं, पोलर रीजन्स में, वहां पर आपको टुंड्रा वनस्पति मिलेगी, टुंड्रा वेजिटेशन, जैसे मॉस, लाइकेन वहां पर मिलते हैं। वन अपनी पत्तियां गिराते हैं, उसके आधार पर हम इसे एवरग्रीन और डेसिडुअस कहते हैं, यानी सदा हरित और पर्णपाती वन कहते हैं। सदा हरित वन हम उन्हें कहते हैं जहां पर जो वन है वहां पर पूरे वर्ष भर सभी ऋतुओं में पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, कभी किसी की गिरती, कभी किसी की गिरती है। और पर्णपाती वन ऐसे होते हैं, वो जगह है जहां पर जैसे ही जो वाष्प उत्सर्जन है, ट्रांसपायरेशन, पत्तियों से पानी का उड़ना, ये जब ज्यादा होने लगता है तो पत्तियां गिरा देते हैं पेड़। और ये आपको अलग अलग अक्षांशों में मिलेंगे, जैसे उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में अलग अलग मिलेंगे। अब पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा अधिक है, और इस कारण से जनसंख्या का हमें पोषण करना है, फसल उगाना है, वन हमने काट दिए हैं, और विश्व भर में जो वनों का आवरण है, जंगलात जो है वो समाप्त हो रहे हैं, और इसके संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, एक पाइथन दिख रहा है फॉरेस्ट में, ये कोलाज बनाया बच्चों ने बहुत सुंदर। यहां हम किस तरीके से, हम तो काट ही रहे हैं, साथ में जैसे सुनामी आई थी अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो ग्रेट निकोबार में जो नुकसान हुआ था वो यहां पर आप देख रहे हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वन हमारी संपदा है, फॉरेस्ट इज आवर वेल्थ। पौधे जंतुओं को आश्रय देते हैं, यानी उनका घर होते हैं, और साथ साथ में पूरा पारितंत्र इकोसिस्टम के एक रोल भी अदा करते हैं, मेंटेन करते हैं, एक शेल्टर और पारितंत्र को अनुरक्षित करते हैं। तो जलवायु में परिवर्तन और अगर मानव हस्तक्षेप जो हो रहा है, उसके कारण पौधों और जंतुओं का आवास, उनका घर हम नष्ट कर रहे हैं,
बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो असुरक्षित हो गई हैं, यानी उनको हम कह सकते हैं वो एक्सटिंक्शन संकटापन्न में है, और कुछ तो जैसे कुछ वल्नरेबल हो गए, संकट में है, और कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, यानी जो खत्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। इसका कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और दावानल, जंगल में जो आग लगती है, फॉरेस्ट फायर, दावानल कहते हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। ये कुछ में कई जो है वो हमने किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमने नहीं किया, ये तो प्रकृति ने खुद किया है, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं कई। तो ये दोनों ही जो प्रोसेस है, चाहे वो मानव निर्मित हो या प्राकृतिक कारक हो, ये सब चीजें हम खत्म कर रहे हैं बेसिकली हमारे प्राकृतिक संसाधनों को। तो आज ये जरूरी हो जाता है कि कुछ खास प्रजातियां हम देखें तो बहुत तेजी से उनमें कमी आई है, बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है उनमें। पशु खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून के लिए, दांत, पंख और सींग जो इनके सींग होते हैं पशुओं के, उसको हथियाने के लिए या उसका उपयोग करने के लिए लोग इन्हें मारते हैं, गैर कानूनी तरीके से इनका व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, और साथ में इनका शिकार करते हैं। तो इनमें से कुछ जंतु, जैसे मैं आपको बताऊं, टाइगर, ये टाइगर हो गया, मतलब चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है, और इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। यहां पर आप ब्लैक बग दिख रहे हैं, सलमान खान साहब याद होंगे आपको, ब्लैक बग। जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारे, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभ्यारण्य, ये हमारे जो वनस्पति है, वन्य जीवन है, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमने बनाए हैं। संकरी घाटी हो गई, झील, आर्द्र भूमि, इसका संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने के लिए, बचाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम चीजों को कंजर्व करना चाहते हैं। मैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क वर्तमान और आगे की पीढ़ी, जो भविष्य की पीढ़ी है, उसके लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल, पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता या कहें इकोनॉमिकल इंटीग्रिटी, इसकी रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। इसका ऐसा मतलब समझिए, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा इलाका जहां पर जानवर और पौधे अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सके, उसको कहते हैं नेशनल पार्क। अगर हम प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को हम देखें कि ये को भंग ना किया जाए, यानी जो बैलेंस है एनवायरमेंट का, उसको हम खराब ना करें, तब चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसा काम कर दिया है, सब चीजें उथल पुथल हो गई है, बहुत अंधाधुंध हम शिकार कर रहे हैं जीव जंतु और पक्षियों का, बहुत सारे विलुप्त हो गए हैं। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम ये कह सकते हैं वन महोत्सव कर सकते हैं, और ये कहें कि कुछ कार्यक्रम बना सकते हैं, जैसे सामाजिक वानिकी कर सकते हैं, बच्चों को ले जा सकते हैं हम पक्षी दिखाने के लिए, प्राकृतिक कैंप हम कर सकते हैं, ताकि बच्चे इन्हें जाने, जैसे आप और मैं जाने, ताकि आगे की स्पीशीज की हम रक्षा कर सके। बहुत से देशों में कानून बनाया गया है कि इन जानवरों को या कहें पक्षियों और पशुओं को मार नहीं सकते, गैर कानूनी है। भारत में अगर आप देखें तो शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग और मोर, इनको आप मार नहीं सकते, यू कैन नॉट किल देम, इनका शिकार नहीं कर सकते। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट, CITES, इसको कहते हैं द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना की गई थी, जिसके मेन ये था कि प्राणियों और पक्षियों की एक मतलब सूची तैयार की गई थी, और इस जो सूची थी, लिस्ट, इस सूची में दिए गए जितने भी पक्षी और प्राणी हैं, उनका व्यापार करने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध था, लगाया गया था। और पौधों और प्राणियों का संरक्षण ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये बताया गया था। एक चीज उसमें और आती है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर बड़े अच्छे चित्र हैं, ये आप चीतल देख रहे हैं, और ये देखिए अगर ये बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इनको कौन खत्म करता है? इनको लायन, टाइगर ही खत्म करते हैं। तो ये वो लायन, टाइगर सब संतुलन बना के रखते हैं, अगर इसके वो नहीं होंगे तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी देख रहे हैं। एक और चीज दिखाता हूं आपको, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम कहते हैं, पहले मैं आपको इसको हिंदी में बताऊंगा कि यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि वो एक ऐसा प्रोटेक्ट एरिया है जिसमें पूरा ग्लोबल नेटवर्क ले लीजिए, और इसका मेन चीज है कि हमको कंजर्वेशन करना है, डेवलपमेंट करना है, चीजों को बढ़ाना है, लेकिन सस्टेनेबल मैनर में। और बायोस्फीयर को, यानी जो 3 मंडल है जहां पर वो मिलते हैं, उस जगह पे इसको बनाया जाता है। साइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। साइट्स में एक और चीज जोड़ देता हूं यहां पर कि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पशुओं की 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां ये रक्षित की गई हैं। इसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ इसके उदाहरण हैं। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।